हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम डिस्कस करने चले BHU एमकॉम एंट्रेंस 2020 का पेपर मीन्स जो हम कहें कि आपका 25 अगस्त को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है BHU एंट्रेंस एमकॉम का। उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करने चले कि कौन सा क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होना चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें कि देखिए कि एक चीज़ होता है कि दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनको मतलब एकदम डिक्टो क्वेश्चन मिल जाए और वैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कर सकें। तो देखिए जब हम बात करते हैं तो हम सेकेंड टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात हमेशा करते हैं और मेरा जो मतलब पढ़ाने का तरीका भी रहा है हमेशा यही रहा है कि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपका क्वेश्चन कैसे भी आए एग्जाम में आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं कि दैट्स मीन्स आपको क्वेश्चन मिले और वैसा ही क्वेश्चन मिल जाए, तो ये बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है कि मीन्स डिक्टो क्वेश्चन मिल जाए दैट्स मीन्स ओ केस हमका पेपर आउट होने वाला चांस हो जाता है कि सेम टू सेम पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। ठीक, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश ये किया करिए कि जब भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी करिए लाइफ में कहीं पे रहिए कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए फिर दोबारा आपको कहीं किसी कोचिंग में या कहीं पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा तैयारी करने के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ कि अगर कुछ भी चेंजेज आएंगे फ्यूचर में तो केवल और केवल आप उन चेंजेस को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुका है और फिर क्वेश्चन कैसा भी आए किस भी लेवल का है आप उसको बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि अगर जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस देखे थे, PDF सॉल्व किए थे जो हमने कराया रेगुलर बेसिस पे, और जहां तक हमने टॉपिक अपने लेवल पे कवर कराया, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लापरवाहियाँ बहुत हुई आपकी तरफ से, तो हमने अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। तो उस लेवल तक का अगर आप क्वेश्चन ध्यान देंगे तो बड़े ही आसानी के साथ मिल रहा है। अब आप एमकॉम एंट्रेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये एक्सपेक्टेशन मत करिए कि आपको बेसिक क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट आ जाएं कि जिनको आप देखते ही टिक कर ले। थोड़ा सा आपको अपना IQ लेवल इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपना हल्का सा माइंड लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हर क्वेश्चंस जो थे इजी थे, पेपर ठीक ठाक था। क्योंकि आप याद रखिए पेपर हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि मीन्स एक एवरेज स्टूडेंट भी कर पाए, एक मीडियम स्टूडेंट, फिर हम कहें कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके मतलब 3 कैटेगरी में हमेशा क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से किए हैं तो पेपर आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, और जो हम बताएं कि यहाँ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने चले इस सेट 1 का पेपर हम डिस्कस करने चले। आपके पास हो सकता है कोई और सेट आया हो, लेकिन क्वेश्चंस आपके सेम होने वाले हैं सभी सेट्स के, वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन जो था सेट 1 का, द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू, मीन्स अंतिम रहतियों को व्यापार खाते के क्रेडिट की करने की प्रथा संबंधित है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप ध्यान दीजिए कि बेसिकली ट्रेडिंग जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाने की बात कर रहा है दैट्स मीन्स ये आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। और जब एडजस्टमेंट की बात आती है मीन्स फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, तो आप याद रखिए एडजस्टमेंट जितने भी हम करते हैं वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। दैट मीन्स कि आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस सेम बिजनेस का सेम पीरियड का मैच करना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कैश बेसिस पे हो या ना हो, मीन्स हम जो अकाउंटिंग करते हैं बेसिकली वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए कि इसमें से कोई भी नहीं है। अगर हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर की बात करें ये आपका कैपिटल लॉस होता है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दी 3 होगा, मीन्स इनमें से कोई भी नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On 1st January 1917, Sri Ram Govind purchased a machinery costing rupees 20,000. It
is estimated that the machine will be become obsolete after 3 years, and at the time of its breakup value will be rupees 2500. You are required to write off depreciation on the machine 50% per annum by diminishing methods. What will be the balance at the end of 1990 मीन्स 1919 में। कहने का मतलब यहाँ पे हम कहें कि आपका कि 1917 में जो मशीन खरीदी गई है उसका 1919 के आखिरी में आपसे बैलेंस पूछा जा रहा है। अगर उस मशीन पे 50% डिमिनिशिंग मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपका हम कहें कि स्क्रैप वैल्यू अगर दे रहा है, एस्टिमेटेड लाइफ दे रहा है, वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया। डिमिनिशिंग मेथड में आपको पता होगा कि इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि अगर फर्स्ट ईयर मीन्स 1917 में अगर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 का 50% 10,000, तो बैलेंस आपका आया 10,000। फिर सेकेंड ईयर में आप कैलकुलेट करेंगे 10,000 का 50% आपका आएगा 5,000, बैलेंस आया 5,000। फिर थर्ड ईयर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 का 50% वो आएगा 2,500, तो बैलेंस आपका जो बचेगा 2,500 मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसेट्स अकाउंट की जगह जो सिंकिंग फंड में होता है वो सिंकिंग फंड अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाता है कि ये आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। दोनों क्वेश्चन देखिए कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और वो भी एडमिशन से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अगर आपको याद हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन के केस में हमने आपको सिखाया था, उसमें केस नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन है कि जो आप ध्यान दीजिए, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:4। सुरेंदर इज एडमिटेड विथ 1/3 ऑफ शेयर in the profits. What will be the new profit and loss sharing ratio means न्यू PSR क्या होगा। अब देखिए कि जो पहला केस था कि when new partner is admitted and other information not given, तो आप यहाँ देखिए कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। इसको हम आपको करने का कैलकुलेशन का तरीका बताए थे और दूसरा तरीका बताए थे कि आप उन रेशियो में जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप ये देखिए कि न्यू पार्टनर का शेयर किस रेशियो में आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो 6:4:5, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो जो सुरेंद्र का शेयर है बड़े आराम से निकलेगा 5/15 ये आया। और अगर हम कहें सुरेंद्र के शेयर को आप हाइड कर दीजिए तो 6:4 मीन्स ओल्ड पार्टनर के भी शेयर आपको दिख रहे हैं एकदम क्लियरली। तो ये आपका थर्ड नंबर आपका सही है मीन्स थर्ड ऑप्शन, और इसको अगर आप चाहें सोल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं। फिर इन केस ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन द एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर द नेट एसेट्स, ये क्या होगा, ये आपका गुडविल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे बोले कि किसी का आप बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये अलग तरीका है, और यहाँ पे हम आपको बोलें कि ये दो चीज़ें आपको दिखती हैं। ये अगर क्वेश्चन बोले प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड है, और तो प्री एंड पोस्ट का हम बताए थे कि जो आपका वहाँ एक्सेस, अगर हम कहें कि किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं कि उसको आप क्या कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए का टोटल एसेट्स है, आप 12 लाख रुपए पे करने जा रहे हैं। तो अगर आप 12 लाख रुपए किसी को पे करें तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा आप पे करेंगे वो किस लिए पे करेंगे, वो उसकी गुडविल ही तो होगी, तभी तो आप पे करेंगे। तो दैट्स मीन जो एक्सेस परचेज कंसिडरेशन आप दिया जाता है वो क्या होता है कि आपका गुडविल होता है। अगर वही हम कहें कि एसेट्स से बिलो आप पे करते हैं, परचेज कंसिडरेशन कम देते हैं, तो आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीन्स इसमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहला ही आपका गलत है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो मींस आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स करेक्ट है, मींस संपत्तियों के मूल्य पे प्रभाव डालता है डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, सही है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एक्सपेंस होता है। एंड नेट प्रॉफिट इज ए लायबिलिटी टू द कंसर्न, कि शुद्ध लाभ, तो ये आपका लायबिलिटी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो जो होता है कि हम बोले कि बिजनेसमैन का रिवार्ड होता है, प्रॉफिट जो होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगंधाज ट्रायल बैलेंस, एक मिनट, सुगंधम ट्रायल बैलेंस
कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि अब बोल रहा है कि सुगंध का ट्रायल बैलेंस है, उसमें क्या क्या दे रहा है आपको, बैड डेब्ट दे रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दे रहा है, फिर सन्ड्री डेटर्स मीन्स बैड डेब्ट्स आपका 5000, 6000 आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, फिर उसके बाद दिया है आपको सन्ड्री डेटर्स 50,000, और बोल रहा है आगे क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और आपसे पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स को आप कितना दिखाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि जब आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन दे दिया जाता है तो इसको आप ट्रीटमेंट जो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और जो प्रोविजन आपका यहाँ पे दिया है ट्रायल बैलेंस में वो आपका ओल्ड प्रोविजन हो जाता है। एंड दूसरी चीज हम बोले कि जब भी आपको परसेंटेज टर्म में कोई भी चीज दिया जाता है वो आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट बन जाता है। मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है ये आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोविजन क्रिएट करने का, तो 10% आपका डेटर्स पे बनाया जाएगा सीधा, 50,000 का 10% 5,000, तो बैलेंस बचेगा 45 है, आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम बोलें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना होगा, तो 5,000 बैड डेब्ट्स, फिर आपका जो न्यू प्रोविजन है 5,000 दोनों ऐड होंगे 10,000, एंड ओल्ड प्रोविजन आपका 6,000 है तो वो माइनस हो जाएगा, बचेगा बैलेंस 4,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 4,000 दिखाया जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेब्ट्स वो एक्सेस है आपके ओल्ड प्रोविजन से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन नेचर ऑफ अग्रिम का जो आपका होता है एसेट्स होता है, मींस एडवांस पेमेंट किया है, अभी ये आपकी लायबिलिटीज नहीं हुई है, अगर आपको इसको एडवांस में पे नहीं किए होते ये आपके पास कैसे रहता है, कैश के रूप में रहता है, और कैश क्या होता है आपका एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one is an element of hire purchase agreement? अब हायर परचेज एग्रीमेंट से ये आपका कह सकते हैं हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स, ऑल ऑफ द थ्री, तीनों सही है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मीन्स ये सभी आपके हायर परचेज एग्रीमेंट के पार्ट बनते हैं। ठीक, इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट इज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट 1972, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नन ऑफ द थ्री। अब देखिए कि इस सेल ऑफ गुड एक्ट के थ्रू होगा, मींस ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट परचेज का थोड़ा सा उसको डेफिनेशन ही पढ़ेंगे या उसके फीचर्स को पढ़ेंगे तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो आपका होता है इंस्टॉलमेंट परचेज एक क्रेडिट सेल्स ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका स्टार्टिंग से ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, और जैसे ही आप इसको क्रेडिट सेल्स मान लिए ये आपका सेल ऑफ गुड एक्ट में कवर हो गया। मीन्स सेल्स से रिलेटेड जब आप ट्रांजेक्शन को सेल्स मान लेते हैं तो वो चाहे क्रेडिट सेल्स हो या कैश सेल्स हो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following journal entry is related to books of hire vendor? अब यहाँ पे हम कहें कि हायर परचेज से भी एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि कौन सी एंट्री हायर वेंडर से रिलेटेड है। हायर परचेजर हायर वेंडर दो होते हैं। अगर डेप्रिसिएशन की बात किया जाए, पहली एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये हायर परचेजर करेगा। मीन्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो है हायर परचेजर चार्ज करेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये भी हायर परचेजर की बुक की ही, मीन्स डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो यहां पे जो इंटरेस्ट की बात आ रही है ये हायर परचेजर की बात आ रही है, क्योंकि ये देखिए एक्सपेंस ट्रीट किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। फोर्थ नंबर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट है इनकम की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाने वाला है। दैट्स मींस हायर वेंडर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसके लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो एंट्री नंबर 4 मींस ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप हल्का सा अपना माइंड यूज करेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ब्रांच अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज, कि एक आपका अगर पता होगा ब्रांच अकाउंट जो आपको बनाने का तरीका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, ये आपके हैं मेथड्स। तो यहाँ पे जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, Which one of the following is not a feature of departmental branch? मीन्स डिपार्टमेंटल ब्रांच का बात करें कौन सा फीचर नहीं है। सैलरी ऑफ द ब्रांच स्टाफ इज पेड बाय द हेड ऑफिस, ये आपका करेक्ट है। पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, ये भी आपका करेक्ट है।
कि रेंट ऑफ द शॉप इज पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, ये आपका फीचर्स नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ब्रांच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, जनरली आपका क्या होता है कि जो ब्रांचेस के अकाउंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी देखिए आपका ब्रांच अकाउंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट्स, मीन्स जो स्वतंत्र शाखाएं होती हैं वो अपने कौन कौन से खाते तैयार करती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द एबव, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच सभी अकाउंट्स अपने पास बनाते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the case of independent branch, the head office account maintained by the branch is in the nature of ए आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। जैसा कि आपको बताएं कि जो आपके ब्रांच अकाउंट में होते हैं कि वो अकाउंट्स अलग अलग मीन्स नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट नेचर से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है एक पर्सनल अकाउंट नेचर का जो होता है कि मीन्स स्वतंत्र शाखा जो बनाती है कि हम कहें कि आपके मेन शाखा का अकाउंट कार्यालय का, तो वो पर्सनल अकाउंट नेचर का बनाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रेट दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट इन फॉरेन ब्रांच इज नोन एज क्लोजिंग रेट। ये भी देखिए आपका ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें ये फॉरेन ब्रांच जो होते हैं, आप ब्रांच का अगर देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में, तो फॉरेन ब्रांच जो होती है तो वहां पे ये बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रेंट एंड रेट्स आर अपोर्शन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखिए आपका कॉस्ट अकाउंट का क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे जो हम कहें कि एक्सपेंसेस को आपको मतलब बाइफरगेट करने का क्राइटेरिया पूछा गया है रेंट एंड रेट्स का, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, मीन्स हम कहें कि अगर एक आपका टोटल 1000 स्क्वायर मीटर का कोई प्लेस है, वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट आपके हैं, तो उन डिपार्टमेंट में अगर हम कहें कि उस पूरे एरिया का रेंट मान लीजिए 25,000 रुपये आ रहा है, तो किस बेसिस पे आप उसको हर डिपार्टमेंट को देने वाले, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का सेपरेट आप इनकम एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट करेंगे तो सही कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट का क्या कॉस्ट आ रहा है, ठीक। तो अब वहाँ पे आपको सबसे जो बेटर तरीका होता है फ्लोर ऑक्यूपाइड, मीन्स जो एरिया जितना एक डिपार्टमेंट कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करिए आप उस एक्सपेंसेस को बाइफरगेट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस डिपार्टमेंट को, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, इन डिपार्टमेंटल अकाउंट बैड डेब्ट्स विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो बैड डेब्ट्स जो होता है एसएल्स के बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। आप देखिए कि जो बैड डेब्ट्स आपका हम कहें कि कोरिलेट करता है एसएल से रिलेट करता है या हम कहें टर्नओवर से, तो इसको जो हम कहें कि एलोकेट करने का सही तरीका है वो सेल से रिलेटेड है, ठीक। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में बी एट कि अंतर, तो वो कॉस्ट प्राइस या सेल्स प्राइस, ये बोथ प्राइस पे हो सकता है। सेल्स प्राइस को ही आप कह सकते हैं कि इनवाइस प्राइस भी बोला जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन, कि हम कहें कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आता है मीन्स नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, बेसिकली वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैलेंस शीट में वो भी अगर हम बोलें तो आपका कैपिटल में ऐड या लेस किया जा सकता है, ठीक। या आप कई बार देखते हैं कि जो लॉसेज होते हैं कि आपको सेपरेट भी दिखा देते हैं, तो कुछ ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपको बड़े आसानी से आएंगे, और हम कहेंगे कि एमकॉम लेवल पे ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाए कि जो कि कहें कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगे, कि कई साल के पेपर्स में ऐसे हुए कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गए। ये पेपर अच्छा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मीन्स अगर आप पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर बात करते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शोन लिस्ट्स। ये देखिए इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि ABCD। फिर EFG जो बात करता है एसेट साइड की बात करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ईयर इन विच द शॉर्ट वर्किंग बिकम इररिकवरेबल इज ट्रांसफर इन द बुक्स ऑफ लेसी। अगर हम बात करें कि जो शॉर्ट वर्किंग होता है आपका रॉयल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आपका इररिकवरेबल हो जाता है तब आप इसको एक्चुअल लॉस मान लेते हैं और इसको डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके पहले क्या होता है कि इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते रहते हैं कि जितना आप रिकवर नहीं कर पाते। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द बुक्स ऑफ लेसी शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर ईयर आर एंड एसेट्स,
मीन्स कि जो आप आने वाले समय में रिकवर कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, जितना आप राइट ऑफ करते हैं उसको पीएल अकाउंट में ले जाते हैं, जो नहीं राइट ऑफ हो पाता उसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते रहते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है? तो आप देखिए, रॉयल्टी अकाउंट इज ए रियल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसर, गलत है कि ये रॉयल्टी आपका रियल अकाउंट नहीं माना जाता। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, कि फिर द राइट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग कैन नॉट बी अनरिस्ट्रिक्टेड, मीन्स इसको आप कह सकते हैं कि असीमित हो सकता है, कि ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट, रॉयल्टी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, सही है, रॉयल्टी आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। ठीक, कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री आर एज अंडर, फिर आपसे पूछा है कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम कहें कि आपका कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कॉस्ट शीट आपको याद होगा तो बड़ी आसानी से एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, 38 रुपीज आएगा इसका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ द गुड्स was 10,000 during the year, total purchases and sales were 60,000, 80,000 respectively. Gross profit ratio 20% on sales. What will be the closing stock at the end? अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो आप सेल्स का 20% आसानी से निकाल सकते हैं कि वो आएगा 16,000 एंड 10,000 और 60,000 आप ऐड करिए तो ये आपका हो जाएगा 86,000। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 गलत टिक लगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा 6,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा। आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के आप डेबिट साइड को ऐड कर दीजिए, फिर आप क्रेडिट साइड को ऐड डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो 6,000 होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सैलरी रिसीव्ड बाई एन एग्रीकल्चर फार्म्स मैनेजर इज, अब देखिए कि यहाँ पे ये आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बात करें कि एग्रीकल्चरल फार्म से का मैनेजर जो सैलरी रिसीव करता है वो सैलरी इनकम होगी, मींस इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। फिर ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन द प्रीवियस ईयर ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर बिकमिंग रेजिडेंट्स, में ए रेजिडेंशियल स्टेटस का आपका क्वेश्चन है। तो मीन्स अगर हम बोलें कि 182 डेज अगर कोई इंडिया में रहता है तो वो इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाता है। फिर इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जम्प्टेड, कि अब देखिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ₹1500 और इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विच एवर इज लेस, कि दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका माइनर चाइल्ड का एग्जम्प्ट होता है इनकम। आज का डिस्कशन हम यहीं पे ओवर करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अब करेक्ट आंसर आपके पता चल चुके होंगे सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 33 तक, कि हम आने वाले समय में भी इसी तरह डिटेल डिस्कशन आपको बताएंगे और आप इस चीज़ को एनालिसिस कर पाए होंगे अब कि हाँ पेपर का पैटर्न ठीक था कि नहीं था, और अगर आप क्लास किए थे तो क्या आपको क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। मीन्स हम कहें कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।